हाँ जी। हाँ हाँ। अरे पहचान नहीं पाता हूँ मैं रे। अरे नहीं, इधर उधर के भी है ना, जैसे बुकारो के बच्चे, उनको कैसे पहचानोगे तुम? लेकिन इतना एनर्जी क्यों लगाना, ठीक है। देखिए बोला सर दूसरे कोचिंग के बच्चे आपका वीडियो देख रहे हैं और आपका ही नोट्स ले लेते हैं, तो ठीक है ना, कुछ ज्ञान ले ही लेगा कोई। सर हमने तो फीस दिया है, वो तो फ्री में ले ले रहा है। हाँ लेकिन वो आधा अधूरा नॉलेज है यार। आधे अधूरे नॉलेज से किसी का सिलेक्शन नहीं। जो आपका ही नॉलेज है उससे सिलेक्शन होगा, देखिएगा। और खिचड़ी पक जाती है। सी आप एक जगह एक टीचर से पढ़ रहे हो और फिर ध्यान तुम्हारा दूसरे टीचर की क्लास में है। जैसे मैं यूट्यूब में वीडियो डाल देता हूँ या ऐसे वीडियो भी शेयर कर देता हूँ, तो लोग अपना दुनिया में खुलेआम फैला देते हैं उसको। या डीपीपी मैंने आज जैसे आपको भेजा, एक भेजा है ना, हाँ उसका सोल्यूशन भी भेज दूंगा। सोल्यूशन का वीडियो सोल्यूशन भी है, वो भी दे दूंगा। अगर वो पहले पहले क्वेश्चंस खुद करो, फिर उसके बाद तो वो डीपीपी भी दुनिया में फैल जाता है, दे दो दूसरे को। उससे कुछ होता नहीं है, उल्टा दूसरा आदमी कंफ्यूज हो जाता है। जो मेरी क्लास में बैठा नहीं, उसमें कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनके मेथड मैंने ही तुम्हें सिखाए होंगे या क्लास में बैठ के ही समझाए होंगे, तो वो सामने होते हैं तभी उतना आता है दिमाग में फोकस। दूर बैठा बंदा और कंफ्यूज हो जाएगा। तो अगर आपको किसी को कंफ्यूज करना है तो उसको और दे दो साले को। तुमको लग रहा है इसकी तैयारी खराब होने से मेरा फायदा होगा, दे दो। वैसे ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी एक दो की तैयारी खराब करके भी कोई हमारा फायदा नहीं होता। ऐसा सोच बहुत ही छोटी सोच है। आप इनफैक्ट एक दूसरे की हेल्प करिए, तब आप देखना अपना रैंक कितना अच्छा बनेगा। अगर आप 10 लोगों की रैंक इंप्रूव कर दे, तो वो सारा इंप्रूवमेंट आपके अकेले के रैंक में आएगा, देखिएगा। तो आपने मान लीजिए इनकी रैंक 50 बढ़ा दी, इनकी रैंक 50 बेटर कर दी, इनकी बेटर कर दी, उसकी बेटर कर दी, तो आपकी रैंक 200-300 नंबर तक बेटर हो रही है। ऐसे सबका ऐड हो जाएगा। तो पता चला कल से इसने कोचिंग क्लासेस, मैं सबकी रैंक बना दूंगा। हम लोग ना ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, दिया था लास्ट टाइम। हाँ ये वाला, ये वाला, हाँ 3D में है। इसको करा था ट्राई क्या? थ्री डी 3 particles each of mass 1 gram carrying charge q are suspended from common point by insulating massless strings each 100 centimeter long. If particles are in equilibrium and are located at the corners of an equilateral triangle of side length 3 centimeter. As देखो भाई, आई थिंक 3 डायमेंशनल ऐसा कोई डायग्राम समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर। ये जो साइड्स हैं ये 100 सेंटीमीटर की है और ये 3 सेंटीमीटर का, ये जो धागे की लेंथ है ये 100 सेंटीमीटर है, और जो नीचे 3 पार्टिकल्स का ट्राइंगल बना है वो 3 सेंटीमीटर का है। आप समझ गए क्या? 100 सेंटीमीटर के 3 थ्रेड्स है जिनको ऐसा अलग अलग एंगल पे करा, सो दैट वी गेट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑन द बेस। ऐसे यहाँ पे छोटा सा 3 सेंटीमीटर का। तो आपने कभी इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर देखा हो तो इसका जो सेंटर होता है
ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ठीक नीचे यहां पे आएगा, सेंटरॉइड जिसको कहते हैं, वही बीच में होगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट इधर होगा दूसरा इधर होगा, तीन चार्जेस ऐसे दूर दूर होंगे, और सेंटर ऑफ द ट्राइंगल बिल्कुल बीच में होगा, बिल्कुल सस्पेंशन पॉइंट से नीचे। थोड़ा इमेजिन हो पा रहा है क्या? तीन धागे इससे जा रहे हैं, उनको ज्वाइन करके ट्राइंगल बन गया, और इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ठीक नीचे ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है। तो कॉर्नर से सेंट्रॉइड तक का जो डिस्टेंस है उसका वैल्यू L/√3 होता है, यानी L अगर 3 सेंटीमीटर है तो L/√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, थ्रेड ऐसे टेढ़ा, सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस ऐसे हॉरिजॉन्टल में आया, और सस्पेंडेड पॉइंट से नीचे सेंट्रॉइड है। आपको ऐसा टेढ़ा राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है? बट इसका ये जो गैप है ये L/√3 है, विच इज √3, बट √3 डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 100 सेंटीमीटर। तो ये जो चार्ज सेपरेट हुआ है ये स्मॉल एंगल पे हुआ है, और स्मॉल एंगल होता है तो हम लोग tan थीटा को sin थीटा ही कहते हैं। तो हमने, अरे यार ये क्या है, तो मैंने अगर एक साइड से देखा तो ये पार्टिकल मुझे टेढ़ा दिख रहा है, ये ये L/√3 है, मतलब ये √3 सेंटीमीटर का लेंथ है और ये 100 सेंटीमीटर का लेंथ है, तो यहां एंगल थीटा बन रहा होगा। ठीक, अगर एक रिपल्सिव फोर्स, वैसे तो किसी एक चार्ज पर दो रिपल्सिव फोर्स आ रहे होंगे, कितने चार्जेस हैं? 3 है, तो किसी एक चार्ज पर दो रिपल्सिव फोर्स आ रहे होंगे, उसको अलग से देखेंगे। जैसे ये चार्ज है कॉर्नर वाला, तो एक इधर से रिपल्सिव लग रहा होगा, एक इधर से रिपल्सिव लग रहा है, करेक्ट? इनके बीच में कितना एंगल है? 60। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच चलेगा, क्योंकि फोर्स बराबर है। तो यहां से भी, बहुत बढ़िया बोल रहे हो, यहां से तो फोर्स का जो रिजल्टेंट है 2F cos 30, तो ये जो नेट फोर्स यहां पे हम लिखने वाले हैं उसका वैल्यू हो जाएगा 2F cos 30, ये हो गया। और नीचे जो फोर्स होता है वो mg, और यहां एंगल थीटा। अब बोलो tan थीटा का वैल्यू हम क्या लिखते थे? बहुत सही बोल रहे हो, tan थीटा का वैल्यू बोलते थे ये जो हॉरिजॉन्टल में Fe और वर्टिकल वाला mg, याद है क्या? tan थीटा Fe/mg, याद आ गया? तो tan थीटा को थीटा लिख देते हैं, थीटा इक्वल टू Fe की जगह एक होता तो एक ही फोर्स लगता, दो लग रहा है ऐसा टेढ़ा, तो रिजल्टेंट बना दिया, समझ गए क्या? चार होते तो, मान लो 4 चार्जेस होते तो 3 फोर्स का रिजल्टेंट, आज करेंगे 2-3 चार्ज का रिजल्टेंट आगे चल के, लेकिन ये रहा। तो Fe की जगह लिख दिया 2, 2F, F की जगह लिख रहे हैं K Q²/L²। कुछ समझा कोई? L समझ गए? इधर से भी L डिस्टेंस, इधर से भी, तो KQ²/L², इधर का भी फोर्स KQ², तो F का वैल्यू KQ²/L² इनटू cos 30 का वैल्यू और अपॉन mg, और थीटा की जगह वैल्यू बोलो। थीटा छोटा एंगल होता है, छोटा एंगल होता है तो परपेंडिकुलर जो भी कर दो, दिस अपॉन दिस। हाँ बोलो। √3/100, √3 अपॉन, बहुत बढ़िया। अब इस फॉर्मूले में मास का वैल्यू दिया हुआ है क्या? देखो देखो ऊपर लिखा हुआ है, जी तो हमें पता ही है, L 3 सेंटीमीटर है ये पता हुआ है, L 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, और K, उसको भी हमको आइडिया है, K का वैल्यू भी आइडिया है, तो Q का वैल्यू कैलकुलेट हो पाएगा? थोड़ा कैलकुलेशन है, उसको कैलकुलेटर से कर पाएंगे क्या? कैलकुलेटर देखा है कभी? मोबाइल है? मोबाइल भी नहीं है, उसको ऐसे घुमाओगे 90 डिग्री तो ऐसा खुलता है कैलकुलेटर। पहले साइंटिफिक कैलकुलेटर होते थे, अभी भी आते ना, FX98, FX91 ऐसे बोलते हैं। देखे कभी वो कैलकुलेटर? है तुम्हारे पास? ऐसा लंबा सा कैलकुलेटर आता है, उसमें 50 बटन होते हैं, वैसा
हाँ, मुझे इसलिए याद है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग जो है, हाँ बताया मैंने, हाँ, कि अलग से क्लास, हाँ नहीं नहीं वो तो है ही, खुराफात देखिए, वो जो कैलकुलेटर होता है उसमें 6 या 7, जैसे आपने देखा है कि वो एक बटन होता है M+, यानी कि जो भी डिजिट आया उसको M+ दबाओ तो मेमोरी में सेव हो जाएगा। फिर एक बटन होता है MR, वो दबाओगे तो मेमोरी रिकॉल हो जाएगी, तो जो सेव किया वो नंबर वापस आ जाएगा। समझ गए क्या? तो आप कोई नंबर बार बार यूज कर रहे हैं, उसको M+, अब तो, हाँ 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 भाई साहब इसके, हाँ हो रहा है कुछ, हो तो रहा है, ठीक है ठीक। इसी, पता नहीं कुछ है हाथों में गड़बड़, फाइन मोटर स्किल मेरी डेवलप हो नहीं पाई बचपन में। ऐसा होता है ना, आप लोग पढ़ते होंगे क्या? पढ़ते हैं, बायो में आता है ये है, इसीलिए मैं किसी के बच्चे को गोद में नहीं खिलाता। दूर भाई, खैर, तो वहां पे सीनियर्स क्लास लेते थे हम लोगों की, और वो 7 मेमोरी स्पेस सिखाते थे कैसे अचीव होंगे। तो आपको वो पूरा बताएंगे कि पहले ये बटन दबाओ, फिर ये दबाओ, फिर, अभी मुझे याद नहीं है लेकिन हमने सीखे थे 6 या 7 मेमोरी स्पेस एक्सेस करने के। वो किस काम आते थे? एग्जाम में जाएंगे, फॉर्मूला याद नहीं, तो 7 फॉर्मूले तक की जगह है। अब एक मेमोरी स्पेस प्रोफेसर भी जानते हैं, जो मेमोरी M+ है, तो M+ वाले में वो कैंसिल करते हैं, मतलब तुम कैलकुलेटर लेके वहां बैठोगे ना तो प्रोफेसर आएंगे और मेमोरी खोल के उसको इरेज करेंगे कि उसमें कुछ भी नंबर है उसको डिलीट कर देंगे। उनको उतना ही आता है, बच्चे खुराबाती हैं। तो सीनियर्स रैगिंग में क्लास लेते हैं, तो रैगिंग आप दोगे तो आपको सीनियर सिखाएंगे, तो ये फायदा होता है रैगिंग। खैर, बट मुझे नहीं लगता कि मेडिकल कॉलेज में कैलकुलेटर की जरूरत होती है क्या? वायरस वायरस काउंट गिनने में, हाँ? इतने दिन में इतना, तो इतने, ये तो क्वेश्चन पूछते हैं ना, इतने दिन में इतना है वायरस लोड तो इतने दिन में कितना हो जाएगा, इस तरह का कुछ सवाल होता तो है। अच्छा 9th में सर, यस सर। ठीक है सर, प्लीज मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। ओके, अभिनीत आपके पास नंबर है, फोन नंबर मेरा क्या? अरे आज फिर आवाज नहीं आ रही आपकी, 1 मिनट, बोकारो सेंटर से आप बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही मुझे, कैसे का आवाज आई थी उस दिन? 1 मिनट मैं बुलाता हूँ किसी को। सर अब आ रही है आवाज? हेलो केटी सर, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, केटी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? थोड़ी थोड़ी आ रही है। हेलो बोलिए अभी। हेलो। इधर से भी कुछ कर रहे थे, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आती हुई चीज भी गड़बड़ हो जाएगी। चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं, अभी वो जब आ जाएंगे तो डाउट भी पूछ लेना। अरे दीनू जी, वो कहाँ है बंदा, उसको भेजो। हेलो, अरे वो यहाँ पे कौन बंदा, ये आवाज नहीं आ रही है सेंटर से। हाँ चलो, हाँ अब हम लोग वो वाला क्वेश्चन जरा जल्दी से करते हैं जिसमें अभी डिस्कस कर रहे थे। ये क्या हुआ?
ये आगे जा रहा है ना? हाँ, ऐसे ही सर सिलेबस खत्म हो जाएगा धीरे। चलो यहाँ पे हैं। हाँ, ये था ना। तो हमारा फोर्स का जो आंसर है वो जल्दी से लिख रहा हूं मैं। फोर्स का आंसर 2F cos थीटा था। वो हो गया भाई, अब नहीं कर रहे। मैंने बोला ना कैलकुलेटर से वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा। अभी कैलकुलेटर मैं थोड़ी ना सॉल्व करके दिखाऊंगा, वो तो आप कर लोगे ना। तो बहुत डिफिकल्ट जो कैलकुलेशंस हैं उनमें कैलकुलेटर यूज करो, उतना टाइम नहीं लगाने की, मल्टीप्लाई कर रहे हो भाई, हो गया। हमारा जो एग्जाम में आते हैं वो कैलकुलेशंस बहुत इजी आते हैं, और नीट के पेपर में स्पेशली इजी आते सर हैं। मेरी आवाज आ रही है अब आपको? अब थोड़ी थोड़ी आ रही है। हाँ जी, ओके सर। आ रही है लेकिन कम ही आ रही है। चलिए अभी मैं भी ठीक कराता हूं अपनी तरफ से। तो ये दो चार्जेस हैं और ये तीसरा चार्ज सामने। इस पे हमने फोर्स निकाला, आंसर आया 2F cos थीटा। ये याद आ गया क्या आपको? तो मैं लिख रहा हूं ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए। नेट फोर्स आया 2KQQ अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह लिखा x अपॉन रूट। तो आंसर आया 2KQQX अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पार 3/2। ये फिर से चेक कर लो। ये दो चार्ज के बीच में गैप कितना है दिख रहा है? कितना गैप है? तो KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर करेंगे तो ये वाला टर्म बन जाएगा KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और उसको cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया 2 फोर्स cos थीटा। ये आंसर आ गया। अब दो तीन चीजें मैं जल्दी जल्दी पूछ रहा हूं, आप यस नो से बताना जल्दी ना। अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है और फिक्स है, और ये तीसरा चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इनकी वजह से फोर्स अवे यानी कि राइट साइड में लग रहा है कि लेफ्ट साइड में? राइट साइड में। तो चार्ज छोड़ देने पर ये रिपेल होने लगेगा। तो अगर यहां से चार्ज रिलीज करे तो चार्ज ओरिजिन की तरफ जाएगा या इंफिनिटी की तरफ? Infinity. छोड़ देंगे तो इंफिनिटी की तरफ जाएगा। करेक्ट है? ठीक है। यस सर। और अगर ये सामने ये जो चार्ज है, ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है और फिक्स्ड है, और ये जो तीसरा चार्ज जिसको एक्स एक्सिस से रिलीज कर रहे हैं वो नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स का क्या होगा? ओरिजिन की तरफ जाएगा, क्योंकि ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों अट्रैक्शन फोर्स का रिजल्टेंट बीच में आ जाएगा। तो चार्ज को छोड़ेंगे तो किधर जाएगा? ओरिजिन की तरफ जाएगा। करेक्ट है? मतलब ओरिजिन मतलब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन है। करेक्ट? अब यहां से चार्ज को छोड़ दिया और चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है ओरिजिन की तरफ, तो उसका वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होएगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है ना, तो एक्सेलरेट होगा और ऐसे खींचते जा रहे हो तो वेलोसिटी ओरिजिन तक इंक्रीज होगी और यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। उस वेलोसिटी से जब आगे चलेगा तो क्या होगा? तो फिर ये दोनों फोर्स पीछे की तरफ लगाएंगे क्योंकि फिर से अट्रैक्ट करेंगे, तो चार्ज आगे जाके रुकेगा और फिर पीछे आएगा। तो ऑसिलेशन हो गया है ना। दो हीरो और बीच में गुंडा फंस गया। एक ने इधर से घुसा दिया, उधर गया, फिर उधर से दिया, इधर गया। मतलब अगर लेफ्ट में जाओगे तो फोर्स और राइट में गए तो फोर्स। तो ऐसा होने से मोशन कैसा होता है? ऑसिलेशंस होते हैं। और ऑसिलेशन एसएचएम कब बनते हैं? बहुत बढ़िया बोल रहे हो। तो अभी हमको यह पता तो चल गया कि फोर्स ऑसिलेशन कराना चाहता है, लेकिन हर ऑसिलेशन एसएचएम नहीं होता। तो फोर्स का आंसर तो मैंने देखा, अगर Q की जगह -Q होगा तो भी मैग्नीट्यूड तो इतना ही आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो हम मॉड लगा देते हैं, माइनस भी हट जाता है। लेकिन माइनस चार्ज होगा तो फोर्स ओरिजिन की तरफ रहेगा, यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। अगर ऑब्जेक्ट राइट में है तो फोर्स लेफ्ट में लगेगा, लेफ्ट में गया तो राइट में लगेगा, यानी दो पॉइंट के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा ऑब्जेक्ट। तो ये वाला फोर्स नेगेटिव चार्ज को ऑसिलेशन कराने वाला है। हम लोग वेक्टर में नहीं लिख रहे, ऐसे ही सिंपल समझ रहे, ऑसिलेशन करवाने वाला है।
और ये ऑसिलेशन एसएचएम है कि नहीं? यस सर। पहले तुम लोग एक आंसर देते हो, फिर मेरा एक्सप्रेशन चेक करते हो। हाँ, एक्सप्रेशन गंदा मतलब तो, हाँ क्यों नहीं है? अरे एक्स के और भी भाई बंधु देखो ना इधर उधर बैठेगी नहीं, तो ये अकेला एक्स का मतलब प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया क्या? जैसे ऐसे लिखा 1/x², तो ये थोड़ी बोलोगे एक्स के प्रोपोर्शनल है। अगर डिनोमिनेटर में एक्स आ गया तो प्रोपोर्शनल एक्स, समझ गए? कुछ और फंक्शन बन गया। मतलब कि अगर f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस लगाया केवल डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन मतलब राइट में ऑब्जेक्ट जाए मीन पोजीशन से तो फोर्स लेफ्ट में लगे, लेफ्ट में जाए तो क्या इसमें भी ऐसा ही हो रहा है कि राइट में रखा है और फोर्स लेफ्ट में लग रहा है अगर नेगेटिव Yes, चार्ज है sir. तो माइनस उसके लिए लिखा है, तो माइनस की चिंता नहीं करेंगे, अभी हम लोग रीस्टोरिंग लिख देते हैं और इसको के एक्स लिख देते हैं। तो ये एसएचएम होता है, यानी इसमें एक्स एक ही बार आना चाहिए, एक ही जगह आना चाहिए, और वो भी न्यूमरेटर में पावर 1। अगर ये x² लिखा होता तो भी नहीं कहते, x³ लिखा होता तो, e⁻x होता तो, sin x cos x कोई भी और फंक्शन होता तो ऑसिलेशन हो सकता था पॉसिबल अगर होता तो, लेकिन हर ऑसिलेशन एसएचएम नहीं है। इस वाले ऑसिलेशन को तो एसएचएम कहते हैं, इसको नहीं कह सकते क्योंकि इसमें ऊपर नीचे है। उधर से आवाज नहीं आ रही है, उधर मतलब बहुत ही कम आ रही है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा सकते क्या? ठीक है, ये बात समझ गए? तो एसएचएम है कि नहीं? तो क्या है? तो मैं नेक्स्ट उसमें लिखता हूं कि 2 + q फिक्स्ड, ऐसे +q + q, ये भी a, ये भी a, यहां पे x, यहां रख दिया -q, करेक्ट? तो ये जो इसे कर देते, मोशन ऑफ -q इज ऑसिलेटरी बट नॉट एसएचएम। इतना बात सीख गए? अब दूसरी बात करते हैं, अगर x का वैल्यू मच लेस देन a हो जाए तो हमने देखा फोर्स का वैल्यू था 2k x/a² + x² का पावर 3/2, लेकिन हाँ नहीं, कुछ और बोलो, क्योंकि x a से बहुत छोटा कर दिया तो a² के साथ जो ऐड होने वाला टर्म है वो और स्क्वायर है, तो वो तो और भी छोटा हो गया, करेक्ट है क्या? तो a² बहुत बड़ा नंबर है और x² बहुत ही छोटा नंबर है, तो बहुत बड़े नंबर के साथ बहुत छोटा नंबर ऐड करने से कोई फर्क, मान लो ये 1 मीटर है और ये 1 मिलीमीटर है, तो 1 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर, और 1 मिलीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 10 का पावर -6 हो जाएगा, समझ गए क्या? तो 1 मीटर में 1 माइक्रोमीटर ऐड कर देने से 1 मीटर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दिस वैल्यू विल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो अगर x का वैल्यू बहुत स्मॉल है, इसको बोलते हैं स्मॉल ऑसिलेशन। सवाल में क्या लिखा रहेगा? अगर स्मॉल ऑसिलेशन हो रहे हैं तो आपको स्मॉल वाला वर्ड सुनते ही क्या समझ जाना है कि ये ऑसिलेशन एसएचएम हो सकता है, समझ गए? तो अगर ऐसा लिख दिया तो क्या अभी डिनोमिनेटर का ये जो फंक्शन है बदल के 2kqqx/a³ हो जाएगा। इसमें जो देखो, समझ गए ना, ये इसको 0 कर दिया ऑलमोस्ट, तो a² का पावर 3/2, a का पावर 3 हो गया, तो ये जो कांस्टेंट k हो गया और आगे x हो गया, कांस्टेंट k का वैल्यू पता चल गया, f = kx वाला k हो गया ये, ठीक। तो टाइम पीरियड ऑफ सच एसएचएम का फॉर्मूला 2π√m/k। अगर m इसका मास है तो 2π√m/k। बहुत मुश्किल बात हो गई लग रहा, ठीक है? बहुत स्मॉल ऑसिलेशन। कभी आपने ट्यूनिंग फोर्क देखा है? ट्यूनिंग फोर्क की ऐसा शेप होता है, उसकी डंडियां बड़ी लंबी लंबी होती हैं, वाइब्रेट करता है ट्यूनिंग फोर्क, देखा है? वाइब्रेशन का ऑसिलेशन दिखाई भी नहीं देता है, समझ गए ना? पास में लाएंगे तो साउंड आएगा, लेकिन ऐसे थोड़ी ना, इधर ऐसे ऐसे करके वाइपर की तरह हिल रहा है वो, कैसा ऑसिलेशन होता है?
बिल्कुल तो अगर ये दो चार्ज फिक्स है, बिल्कुल जरा सा ऑसिलेशन हो रहा है, तो आप कहेंगे SHM है। लेकिन अगर लार्ज ऑसिलेशन है तो बड़ा ही ऑब्वियस और ऑब्जेक्टिव। हाँ, क्या टाइम टाइम पीरियड ऑफ SHM का फॉर्मूला है ना, ये के मतलब कौन सा के, ये वाला ही के डाल दे रहे हो क्या? है? हाँ, ओ बहुत ही मुश्किल स्टेप है। ये जो के, ये जो पूरा नंबर लिखा है ना, यही के है। F इज इक्वल टू के एक्स से कंपेयर करो। तो इसमें लिखा है जो नंबर, उसको के बोलो, के। ऐसे नहीं बोलो सर के से के काट देंगे। ये पूरा नंबर इज नया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एक्स के अलावा जो लिखा है वो नया के हो गया। और इस SHM के फॉर्मूले में F इज इक्वल टू के एक्स वाले फॉर्मूले से जो के निकलता है वो के रखना होता है। मान लीजिए फोर्स का वैल्यू आया 50x, तो के का वैल्यू क्या हो गया? 50 हो गया। कहां से? उसका मतलब है जो भी फोर्स लग रहा था उसका आंसर 50x आ गया, तो 50 जो बचा उसको यहां पे रख देना है। ठीक है ना? SHM थोड़ा याद आ रहा है क्या किसी को? ठीक है, तो अब उसमें समय नहीं लगाएंगे, ये आप ऐसे ही लिख लेना, उसको याद करना, खाने की कोशिश करना। SHM मैंने पढ़ाया हुआ है वैसे, अगर नहीं पढ़ा है तो आप कुछ YouTube में वीडियो डाल रखे, मैंने पहले भी बोला था आपको, नहीं बोला तो अभी सुन लो। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के वीडियो YouTube में डाल दिए। आप क्या करो, अगर उनमें से कोई चैप्टर है जो आपका बहुत वीक है और आपको कुछ भी याद नहीं, तो आप वीडियो देखो, लेकिन वीडियो देख के नोट्स बनाना जरूरी है। फुल नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद नोट्स को 4-5 बार पढ़ो, और फिर कम से कम 40-50 सॉल्व्ड एग्जाम्पल अलग अलग बुक से ढूंढ के उनको पढ़ो, कि जो हमने नोट्स पढ़े, जो याद कर लिए, क्या उनसे रिलेटेड ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल उन्हीं थ्योरी से सॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे। कुछ 40-50 सवाल मैंने भी कराए होंगे, जैसे हर चैप्टर में मैं बीच बीच में क्वेश्चंस करा ही रहा हूं, तो ये सारे सवाल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं या आते हैं, डिस्कस किए जाते हैं। तो वही सवाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना जानते हैं और फिर कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो उसमें मिलते जुलते ऐसे ही सवाल मिलेंगे। तो आपसे एक्सरसाइज सॉल्व होनी चाहिए। अपनी प्रीवियस ईयर की एक्सरसाइज से एक एक्सरसाइज का 30 से 40 सवाल आपको कर लेना है। यह हुआ पहला अटेम्प्ट टू सॉल्व एनी चैप्टर। ठीक है, और एक बार अगर नोट्स कंप्लीट हो गए हैं तो आप कोशिश करो मंथ में एक बार वो नोट्स को जरूर रिवाइज करो। ठीक है, और जो भी बच्चा ऐसे पढ़ रहा है कि सर मुझे जब समय मिलता है तब मैं पढ़ता हूं, तो आप नहीं कर पाएंगे तैयारी, बहुत मुश्किल तैयारी है ये। आपको समय निकालना नहीं है, आप कंट्रोल में समय रखना है आपको। आप डिसाइड करेंगे कि कितना समय पे हमें पढ़ना है। सारे काम करने के बाद पढ़ाई का टाइम नहीं निकालना है, पहले ये, उसके अलावा कोई काम नहीं। ठीक है जी? तो हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इस तैयारी का हमेशा एक ही है, टाइम पर कंट्रोल, टाइम टेबल बनाना, बस एक ही इंपॉर्टेंट स्टेप। जिस बच्चा ज्यादा अमाउंट ऑफ टाइम जो देगा उसकी ग्रोथ होगी ही। आपका दिमाग चाहे मतलब इंटेलिजेंट मानते हो आप अपने आप को, या अपने आप को ढक्कन मानो। कुछ बच्चे कहते हैं ना, अरे सर वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। वो इंटेलिजेंट नहीं है, उसने बचपन से ज्यादा टाइम दे दिया है बस। तो उसने ज्यादा टाइम लगा चुका है तो वो अभी तुमसे आगे दिख रहा है, तुम ज्यादा टाइम लगाओ तो। लेकिन कोई बचपन से इतना ही ज्यादा टाइम लगा चुका है कि अभी तुम पूरा 2 साल भी झोंक दो तो उसके बराबर नहीं आ रहा, ठीक है, तो तुमसे 1-2 रैंक आगे आ जाएगा, समझ गए क्या? तो सारी सीट वही खा जाएगा क्या? सारा एक ही बच्चा सेलेक्ट हो रहा है क्योंकि उसके नंबर ज्यादा है, वो सब जिसको ही दे, ये अकेला डॉक्टर बनेगा, ऐसा ही क्या? तो तुमसे कोई आगे है ही तो उसकी चिंता मत करो।
आप ये देखो कि आपके पास जो समय है आप उसका बेस्ट क्या यूज कर रहे हो, और सिलेक्शन ऐसी होगा। तो टाइम टेबल बना रहा है कोई? बना रहे हो? सबकी जोर से आवाज आ नहीं रही, इसका मतलब है खतरा। बनाइए, एक रात पहले बनाइए, और अगले दिन का पूरा आपको शेड्यूल पता रहे कि किस टाइम हमको क्या करना है। एक बार मैंने पहले 11th में बताया था एक बहुत अच्छा तरीका, वो भी ऊपर क्लास में ही बताया, अभी आपको भी बताता हूँ, कि मैंने और मेरे फादर ने मिल के एक तरीका बनाया था जिसमें ग्रेटिफिकेशन होता था कि एक्स्ट्रा पढ़ने पर पैसे मिलते थे। ठीक, तो मैंने डिसाइड किया कि अगर हमारे पास जो समय है, जैसे मेरे पास अगर स्कूल जाके इधर उधर कोचिंग करने के बाद एक दिन में ऑन एन एवरेज 5 घंटे बचता है, तो 5 घंटे इंटू 7 डेज कर दिया, 35 आवर्स हो गया। तो ये बेस्ट यूज ऑफ टाइम है कि 35 आवर्स अगर पढ़ लिए तो कमाल कर रहे हैं, तो 35 आवर्स तो पढ़ना ही है, वो हो गया बेस। उसके ऊपर अगर 1 आवर एक्स्ट्रा पढ़ा तो हमको पैसे मिलते थे। मुझे याद है, मैं वैसे तो मुझे 10 रुपए मिलते थे, लेकिन अभी तुम लोग 10 रुपए की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, उस समय बहुत होती थी। अभी उस समय का 10 रुपए अभी 100 रुपए समझ लो, तो अभी हर घंटे 100 रुपए मिलेंगे तो उतना बुरा लगेगा क्या, 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ने पे? अब सोचो, ये एक बार डिसाइड हो गया, ये चल रहा है टाइम टेबल ऐसा ही, और कोई ऐसा वीक आ गया जिसमें 1 या 2 दिन स्कूल की छुट्टी है, तहस नहस कर देता था मैं, लूट लेता था रुपए। समझ रहे हैं ना, लूट पाट मचेगी उस हफ्ते। एक ही दिन में 10-12 घंटे खींच लिए, एवरेज एकदम जमीन पे गिर जाता था। फिर क्या 36 घंटे पढ़ना, कुछ नहीं। तो मैं अपना वीक स्टार्ट करता था सैटरडे को, और सैटरडे संडे भरपूर टाइम मिलता था, तो उन 2 दिन में ही खींच दिया, तो आखिरी के 4-5 दिन में मेरे पास एवरेज बनाने के लिए 1-2 घंटे से पढ़ के काम चल जाएगा। तो मुझे आइडिया लग जाता था कि अगर किसी दिन हमारा एक्स्ट्रा टाइम कहीं वेस्ट भी हो गया, कोई इमरजेंसी भी आ गई, तो भी हमारा शेड्यूल बिगड़ेगा नहीं। ऐसे नहीं हो जाए कि हम शुरुआत में रिलैक्स कर रहे हैं और बाद में अचानक आखिरी दिन बचा, 20 घंटे बचा हुआ है, अब कहां से लाओगे भाई? सोना है, बाकी काम है, स्कूल से सब करना है, तो कैसे कर दोगे? तो इसलिए मैं शुरुआत में ज्यादा मेहनत करता था, सो दैट आखिरी में मेरे को कम एफर्ट लगाना पड़े, मतलब घबराहट ना हो। और ज्यादा पढ़ेंगे तो ऐसे आप भी अपने पेरेंट को इन्वॉल्व करो कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, टारगेट बेस्ड। ऐसे करने से अपने आप आपके दिमाग में कीड़ा भर जाए। जैसे मेरा कोई फ्रेंड अगर आ जाए मुझसे बात करे, तो मुझे, समझ रहे हो ना, 10 रुपए चल रहा पीछे बैक ऑफ द माइंड, यार गए मेरे 10 रुपए बर्बाद। और फिर दूसरा एक और था कि अगर आप 1 घंटे कम पढ़ेंगे तो 20 रुपए कटेंगे। तो मतलब एक पूरा हफ्ता मर मर के 3 घंटे बनाए, और 1 घंटा कम पढ़े, बर्बाद हो गया अगले हफ्ता पूरा, पिछले हफ्ते का भी गया। तो ऐसा बनाया, और बहुत बढ़िया चलता है टाइम टेबल। सोचिए, जिस जिस हफ्ते छुट्टी लग गई स्कूल की, अरे खींच दिया 70-80 घंटे। क्या होता है, एक दिन में 10 घंटे 12 घंटे छुट्टी है, पढ़ सकते हैं आप, पढ़िए हर दिन, और मजा कितना आ रहा है। इस हफ्ते पूरा किलिंग होगी, सोचो। तो आप 300 रुपए 400 रुपए एक एक हफ्ते में कमा रहे हो, उस टाइम अच्छा नंबर होता था ये, और काम आता है। पैसे पॉकेट में काम आते कभी नहीं। उस पैसे से क्या करते थे, पैसे मिलते नहीं थे, वो हिसाब में ही लिखे रहते थे। और झूठ नहीं बोल सकते। एक तो झूठ क्यों बोले, मतलब समझ रहे क्यों बोले, अपने पेरेंट्स ही तो हैं यार, इनसे क्या झूठ बोलना। दूसरा ये कि झूठ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि जो टाइम टेबल लिख रहे हैं वो माता जी उस पर साइन करेंगी तभी अप्रूव होगा। और माता जी कब साइन करेंगी, जब पढ़े होंगे हम सचमुच। ऐसे थोड़े ना मैं सो रहा था, मैंने टाइम लिख दिया 4 से 6 पढ़ा, कह दिया अरे आप कहाँ देख रही थी, माता जी सैटेलाइट है, तुम घर में कहाँ बैठे क्या कर रहे हो, किससे बातें चल रही हैं, सब पता होता है। पूरा होता है कि नहीं होता? तो लोग कहते हैं अरे थोड़ा देर आंखें झपक लेते हैं, आंख खोलो के सामने खड़ी होंगी, अरे। तो आप झूठ नहीं बोल सकते, बोलना चाहिए भी नहीं, आपकी तैयारी है, लेकिन आप इन्वॉल्व कर लीजिए पेरेंट्स को, उनको बोलिए कि भाई ऐसे ऐसे कर रहे हैं। पता नहीं
मेरे घर में तो ऐसा था माहौल, और हम लोग काफी मतलब एक्साइटेड, वो भी मेरे फादर भी एक्साइटेड रहते कि हाँ ठीक है, अरे 4 घंटे एक्स्ट्रा, वेरी गुड। अगली बार का टारगेट ऐसा बनाओ कि 100 रुपए तो मिले तुम कम से कम तुम्हें, तो और कर रहे हैं। तो उनको ये थोड़ी ना हो रहा है कि दुख हो रहा है, पैसा जा रहा है, वो तो मजा ही आ रहा है। और बाद में सिलेक्शन होगा तो आप सोचो, सिलेक्शन भी आपका, फायदा भी आपका, और पैसे भी मिल रहे हैं, कितना मजा है, उनका भी मजा है। तो ऐसे कुछ काम कीजिए। लेकिन मुझे ये टाइम टेबल बनाने में मुझे पता चला कि जब आप ट्रैक करते हैं टाइम को ना, तब आपकी तैयारी आपके कंट्रोल में आती है, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट डे क्या होगा, किस समय किस चीज में आप बिजी होंगे, कल कौन कौन सी क्लास है। जब आप 40 घंटे का टाइम टेबल बनाएंगे या बड़ा टाइम टेबल बनाएंगे कि भाई इतना टाइम तो हमें लगाना ही है, अब इसमें पढ़े क्या, ये पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 घंटे में खत्म हो गया, 4 ही तो लेक्चर हुए, 3 ही तो लेक्चर हुए, 1 घंटे पढ़ा खत्म। अब 6 घंटे पढ़ना है आज के, तो और क्या पढ़े। तो फिर सोचोगे ना कि यार वो 11th का एक टॉपिक था, उसको डालते हैं यहाँ पे, क्योंकि टाइम तो दिख रहा है, पढ़ने का मसाला लेना है, ये टॉपिक यहाँ रिवाइज कर देते हैं। एक बायो का टॉपिक है, उसका टेस्ट आ रहा है, वो यहाँ डाल देते हैं। स्कूल का ये आ रहा है, इसको यहाँ डाल देते हैं। करो ना, बिठाओ। तरीका यही है। अगर आपके पास पढ़ने का ही 2 घंटे लगा रहे हो, तब खचपच होता है, सर हमारे से काम नहीं हो रहा, हम नहीं कर पा रहे, छूट जाता है। कम टाइम लगा रहे, ज्यादा टाइम लगाएंगे, आपको पिछला 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 रिवीजन सबका टाइम मिलेगा सर। तो फुल डे करना है। एक्सक्यूज मी और सर, 1-2 दिन स्कूल मत जाओ, खाओ डांट, हो गया बहुत। ना स्कूल जाइए, 1-2 दिन गोली दीजिए स्कूल को। हाँ भाई बोलो। सर बोलो भाई। बोकारो सेंटर से बच्चे बोल रहे थे बहुत देर से। बोलो। मतलब आपका, आप इधर स्क्रीन पे दिख रहे हो मुझे, आप बोलो। हाँ सर, दिख रहे हैं। हेलो सर। हेलो हेलो। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। आवाज बहुत कम आ रही है अभी, थोड़ा माइक पास लाओ। हाँ सर बोलो भाई। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। है जी। क्वेश्चन रिपीट करने बोल रहे हैं सर। ये क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर। ये वाला। यस सर। चलो दूसरा, इसमें दूसरा चीज करते हैं। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है और सामने नेगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल? अट्रैक्ट करेगा तो ऑसिलेशन होगा, रिपेल किया तो देखो, अब आप दूसरे तरीके से समझो। ये ऑब्जेक्ट को मैंने प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रखा, अगर फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है तो ऑसिलेशन, और फोर्स अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही आ रहा है तो इंफिनिटी, नो ऑसिलेशन, गोइंग टू इंफिनिटी। करेक्ट है क्या? पर आपको यही 2 चीजें हैं, इनमें से एक सवाल बन रहा है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन है कि एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया और एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, मतलब ये जो फिक्स चार्जेस हैं उनमें से एक चार्ज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और सामने वाले चार्ज पे नेट फोर्स चाहिए। तो आप देखेंगे कि हाँ, ये पॉजिटिव क्यू है और ये नेगेटिव क्यू है, और सामने वाले चार्ज पर फोर्स चाहिए, ये दोनों फिक्स्ड हैं। तो आप देखेंगे कि एक तो रिपेल करेगा और दूसरा अट्रैक्ट करेगा। तो एक्स एक्सिस में चार्ज रखेंगे तो फोर्स किस डायरेक्शन में आने लगेगा, एक्स में या वाई में? फोर्स एक्स में नहीं आएगा, किस तरफ आने लगेगा? वाई के पैरेलल आने लगेगा। उसको डाइपोल में देखेंगे हम लोग और डिटेल में। लेकिन 1-2 चीजें जो सिखा दी वो समझ में आ रही है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन अभी करते हैं, आप जल्दी जल्दी बताना मुझे। पूरा ही बर्बाद हो गया ये। चलो बताना मुझे आंसर तुरंत। अरे हाँ, लिखा है कि 2 पार्टिकल्स माइनस क्यू के हैं, प्लस यहां पे ए डिस्टेंस ऊपर माइनस क्यू रखा है, ये भी माइनस क्यू है, और ये ए डिस्टेंस नीचे है। 0, A 0, माइनस है, दोनों चार्ज है, दोनों फिक्स्ड चार्जेस हैं।
तो फिक्स्ड है तो इस पे तो फोर्स चाहिए नहीं। इसके सामने एक चार्ज प्लस क्यू रख दिया है और ये 2a डिस्टेंस पे रखा है, तो बताओ ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स माइनस एक्स की तरफ लगेगा कि प्लस एक्स की तरफ? तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो गया, तो एसएचएम हो गया। प्रोपोर्शनल नहीं हुआ है फोर्स, फोर्स माइनस एक्स की तरफ जरूर है लेकिन फोर्स इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एक्स, क्योंकि यहां पे जो डिस्टेंस है ये ए है और ये तो बहुत स्मॉल हो गया क्या? उससे भी लार्ज ही हो गया ना। a/2 होता तो भी नहीं होता स्मॉल, a/3 होता तो भी नहीं। अगर a/100 जैसा होता तो बोलते a/100 इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू a, तब कराते एसएचएम। अभी क्या ऑप्शन है? डी है, ऑसिलेशन होगा बट एसएचएम नहीं। नेक्स्ट सवाल फटाफट करो भाई सभी लोग। Two charges each equal to q are kept at x equal to minus a and plus a on x-axis. Third particle is q/2 is placed at origin. तो देखो तीनों चार्ज एक जैसे ही लग रहे हैं, एक प्लस क्यू है, दूसरा भी प्लस क्यू है, और ये a डिस्टेंस आगे रखा है, ये a डिस्टेंस पीछे रखा है, ये माइनस a पे रखा है, ये प्लस a पे रखा है, और तीसरा चार्ज इसके बीच में रखा है। ठीक, बीच वाला चार्ज प्लस q/2 है। फिर इसको थोड़ा सा हाइट y पे ले गए। देखो क्वेश्चन पढ़ो। इफ चार्ज q0 इज गिवन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y, तो बताओ ये तीनों पॉजिटिव चार्जेस है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो मीन की तरफ या अवे? बोलो बोलो बोलो। ये दोनों रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे? तो ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, तो ये बीच वाला चार्ज किधर जाने वाला है? प्लस वाई में कि माइनस वाई में? ये प्लस वाई वाला फोर्स हो गया, माइनस वाला तो हुआ ही नहीं। तो ये एसएचएम है कि नहीं? नो सर। फोर्स किधर आ रहा है? चार्ज छोड़ने पे इंफिनिटी निकल जाएगा कि वापस आएगा? इन्फिनिटी निकल लेगा, तो एसएचएम नहीं है। तो कौन से वाले ऑप्शन तो नहीं हो सकते? माइनस वाले नहीं हो रहा है क्योंकि फोर्स किधर लग रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव तो लग ही नहीं रहा है। हाँ, ए होगा। तो वैसे बताओ कि फोर्स अगर छोटा डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, इसमें देखो छोटा डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, तो फोर्स अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ना हो तो फोर्स का वैल्यू होना था 2k/q x। देखो x की जगह क्या लिख दिया, कैसे बता? पहले सवाल में चार्ज y पे होते थे x में चलाते थे, अभी x में चार्ज रख के y पे चला रहे क्यों भाई? तो y अपॉन a² प्लस y² का पावर 3/2, और इसमें बोल रहा y बहुत छोटा है तो नीचे वाला y हटा देंगे, तो फोर्स का आंसर क्या आ जाएगा? 2k/q/2 y अपॉन a³। ये आ गया। फोर्स प्रोपोर्शनल टू y है, लेकिन इस फोर्स प्रोपोर्शनल टू y में प्लस y है या माइनस y है? ये प्लस कैसे पता चला? ऊपर गया भाई, नीचे की तरफ होता तो हम बोलते फोर्स माइनस y। समझ गए क्या? फोर्स का वैल्यू प्रोपोर्शनल टू y है लेकिन डायरेक्शन माइनस नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है। इसमें फोर्स प्रोपोर्शनल टू y है लेकिन डायरेक्शन, तो ऑप्शन 2 है प्लस y और माइनस y। कौन सा वाला लेंगे? प्लस y। माइनस y कब लेते? नीचे कब होता? यानी कि ये दो वाले जो चार साइड वाले हैं उसका अपोजिट चार्ज होता। अगर ये साइड वाले प्लस है तो बीच वाला। समझ गए क्या? तो दो ही तो चीजें हैं। अगर आप सेम साइन के चार्जेस रख रहे हैं तो एसएचएम नहीं हो रहा है, तो वो इन्फिनिटी भाग जा रहा। परपेंडिकुलर चलाएंगे इन्फिनिटी भाग जाएगा। अपोजिट साइन रखेंगे, साइड वाले सेम, बीच वाला अपोजिट रखेंगे तो ऑसिलेशन तो होगा ही, लेकिन ऑसिलेशन बड़े डिस्प्लेसमेंट पर होगा और एसएचएम। समझ गए भाई? हाँ ठीक है। ये वही सवाल है जो अभी थोड़ी देर पहले टाइम पीरियड निकाला ना हमने, वही क्वेश्चन है, सेम सवाल।
आप खुद करना है इसको एक बार, मतलब सेम है, अगर तुम उसको ही छाप दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ये आंसर गलत है, ये आंसर मैंने गलत लिखा है, समझ रहे हो? क्योंकि कल आपके आगे बोलोगे हाँ सर कर लिए, क्या आंसर आया, यही आया, चिपका, मैं समझ जाऊंगा कुछ नहीं किया तुमने, तो गलत लिख दिया जानबूझ के। तो आपको पता चलाना पड़ेगा, नहीं तो ये गलत है तो सही क्या है। तो ये नहीं बोलना हाँ सर हाँ गलत आंसर आया यही, लेकिन गलत आ रहा है, मेरा भी गलत आ। चलो अब फटाफट करते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम। एक दो इंटरेस्टिंग बातें इसमें, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ही सिंपल है। लेकिन इफेक्ट ऑफ मीडियम मतलब कि दो चार्ज अगर वैक्यूम में रख रहे थे तो फोर्स का फॉर्मूला आता था 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। उन्हीं दो चार्जेस को मीडियम में रख दो तो फोर्स का फॉर्मूला बदल रहा है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी जो वैक्यूम के लिए यूज होती है और मीडियम की परमिटिविटी अलग होती है। तो एक सिंपल रूल बताता हूं, कि सिंपल तरीका कि अगर एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एप्सिलॉन एम है परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, तो इनका एक रेशियो ले रहा हूं मैं, मीडियम का परमिटिविटी अपॉन वैक्यूम का परमिटिविटी, उसको रिलेटिव परमिटिविटी या के बोल रहे हैं, के को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसका क्या सेंस है? वो सेंस वैसे ही है जैसे हमने बहुत सारी चीजों का रिलेटिव वैल्यू निकाल रखा है। जैसे डेंसिटी में हम पढ़ते थे स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी, मतलब वाटर का डेंसिटी हमको पता है 1000 और दूसरे किसी सब्सटेंस का डेंसिटी हमें निकालना है, लेकिन मैंने बोल दिया इसका रिलेटिव डेंसिटी विद वाटर इज 5, मतलब वाटर का 1000 है तो इसका 5000 है। जिसका रिलेटिव डेंसिटी 6 है तो उसका 6000, वाटर का 6 टाइम्स है तो वाटर का याद कर लिया और बाकी सबका 6000, 7000, 750, 800, ये याद अलग अलग नंबर नहीं करने, केवल रेशियो में जो नंबर फ्रैक्शन बनेगा या नंबर बनेगा वो याद कर लिया। तो सेंस क्या बना इसका, कोई एक नंबर तो याद, देखो लिस्ट बनाना आसान हो जाता है। जैसे वैक्यूम का परमिटिविटी कितना है, परमिटिविटी 8.85 इंटू 10 का पावर -12, 8.85 इंटू 10, अभी आ जाएगा नेक्स्ट, उसमें लिखा, पहले भी लिखा हुआ था, एक स्लाइड में था, नोट्स बनाना पड़ेगा आपको भाई। अभी ऊपर क्लास में मैंने चेक किया तो एक दो बच्चे के नोट्स कंप्लीट नहीं थे, ज्यादातर के थे, लेकिन ये खतरा है, सिलेक्शन होना ही है इस साल। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, सिलेक्शन होना ही है, जिद पकड़ना है तो हो जाएगा। तो अभी जो पहले मिस्टेक्स हो गई वो हो गई, और अपने आप को चेंज करने में थोड़ा समय लगेगा। अचानक परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे नहीं हो पाओगे, लेकिन रोज ट्राई करना है। पहला स्टेप आज से क्या करना है, टाइम टेबल बनाओ, कल से देखो थोड़ा बेटर वर्जन हो जाएगा आपका। सुबह टाइम से उठो, टाइम टेबल बनाओ, रिपीट। चलिए, तो हमने नोट्स बनाए और उसमें लिखा 8.85 इंटू 10 का पावर -12। मान लीजिए कोई दूसरा मीडियम है तो उसकी परमिटिविटी है 10.37 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -12। तो ये कोई आसान नंबर नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, 10 का पावर -12। ऑलमोस्ट सभी में 10 का पावर -12 चलता ही रहेगा। लेकिन अगर मैंने उसका रेशो ले लिया 10.57 इंटू 10 का पावर -12 डिवाइड बाय 8.85 इंटू 10 का पावर, तो समझ रहे हो पावर तो घट ही गई ना। और ये जो नंबर है ये भी एक नॉर्मल टाइप का नंबर आ गया, मान लो आ गया 1.7। तो अब मैं पूरा 10.57 इंटू 10 पर -12 याद करने के बजाय केवल इनका फ्रैक्शन 1.7 याद कर ले, तो लिस्ट बनानी कितनी आसान है। किसी ने बोल दिया कि एक मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी 2.1 है, किसी मीडियम का 3.8 है, किसी मीडियम का 1.7 है, किसी का 1.5 है, तो आपको उसकी एक्चुअल परमिटिविटी याद करने की जरूरत, आप वैक्यूम वाली परमिटिविटी को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो लिस्ट में दिया है आप कभी भी बना लेंगे, तो सबके बड़े बड़े नंबर याद करने का जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा आइडिया लग गया क्या?
तो एक वैल्यू याद करते हैं और बाकी सबका रिलेटिव वैल्यू याद कर लेते हैं, तो रिलेटिव वैल्यू तो छोटा ही रहेगा ना। तो ऐसे रिलेटिव वैल्यू पे बना दिया, उसको क्या बोल दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर सवालों में मीडियम का एक्चुअल परमिटिविटी नहीं देंगे, के या एप्सिलॉन आर का वैल्यू दे देंगे। तो मीडियम का परमिटिविटी निकालने के लिए आप रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को वैक्यूम की परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर दो, मीडियम का आ गया। तो आपको सवाल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी का दिया है 2, तो उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी होगी, तो तुमको 8.85 वाला वैल्यू पता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻⁻12। समझ गए क्या? तो इजियर लग रहा है हैंडल करने में। और के का वैल्यू छोटा सा लिखा रहेगा, 3, 4, 5 कुछ भी दिया रहेगा, फ्रैक्शन मतलब वो डेसिमल में भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी है। तो एक बात तो ये हमें समझ में आ गई। दूसरा मैंने कहा, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में देखो, इसके बारे में मैंने लिख दिया है कि जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज कंप्लीटली फिल्ड इन बिटवीन द चार्ज, ना अराउंड द चार्जेस, जैसे दो चार्ज रखे हैं, वैक्यूम है, तो वैक्यूम कहां है, सब जगह वैक्यूम है। दो चार्ज के अलावा तीसरा कोई एटम पार्टिकल कोई है ही नहीं, दो ही चार्ज है बस, कोई भी और नहीं है, तो खाली जगह इज कॉल्ड। तो दो चार्ज है, बाकी सब जगह वैक्यूम है। अब मैंने बोला दोनों चार्ज को मीडियम में रख दिया, तो मीडियम कहां है, जहां वैक्यूम था। वैक्यूम कहां था, सब जगह वैक्यूम था। मीडियम कहां है, सब जगह मीडियम है। समझ गए क्या? तो दो चार्ज को पानी के अंदर डुबो दिया, इसका मतलब है चारों तरफ दूर दूर तक पानी ही पानी है। कहीं पे ऐसा नहीं कि 2 बूंद पानी की पड़ी हुई है या एक चार्ज को गीला कर दिया थोड़ा सा, ऐसा नहीं है, पूरा कंप्लीटली सराउंडिंग। तभी ये फॉर्मूले और तरीके काम करते हैं। तो किसी ने बोला कि दो चार्ज को जब हवा में रखते थे या वैक्यूम में रखते थे, मान लो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों चार्ज प्लस है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। मान लो 10 न्यूटन फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, मतलब इस चार्ज पे ये चार्ज फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन, इस पे ये लगा रहा है 10 न्यूटन, ऐसे रिपेल कर रहे हैं। इन दोनों को मीडियम, किसी सराउंडिंग मीडियम में रख दिया, वाटर में, कैरोसिन में, कोई और लिक्विड में, ऑयल में रख दिया ऐसे। तो देखा गया कि अब एक चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है पहले से अलग लग रहा है। समझ गए? तो अब जो रिपल्शन है वो पहले से अलग है। तो अब जो रिपल्शन है उसका नेट वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, उसमें वैक्यूम में जो एप्सिलॉन नॉट होता था, इस मीडियम में आते ही इस मीडियम का परमिटिविटी एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा। तो हमने देखा कि इस परमिटिविटी को अभी पिछले बार में हमने एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिखा था। तो इसी फोर्स का फॉर्मूला जिसको हम एफ डैश कह रहे हैं, एफ है वो फोर्स जो वैक्यूम में दो चार्ज के बीच में लग रहा था, ये मीडियम में रखने पर एक चार्ज पर नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, इसका वैल्यू है एफ डैश, और आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो आप देखिए ये जो वैक्यूम में लग रहा था नेट फोर्स, उसके साथ डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर एक्स्ट्रा आ गया है, तो मैं बोलूंगा कि F का वैल्यू डिवाइडेड बाय के हो गया। अब इसमें खास बात क्या है, खास बात ये है, देखो बहुत गहराई में सोचेंगे तो ये सब चीजें एक्सप्लेन भी हो जाएंगी, लेकिन आपको मेन चीजें बता रहा हूं कि मान लीजिए किसी मीडियम का परमिटिविटी 5 है और दो चार्ज जब वैक्यूम में थे तो एक चार्ज पर नेट फोर्स लगता था 50 न्यूटन, तो उसको मीडियम में रखेंगे तो वो 50 न्यूटन का फोर्स डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। कितना रह जाएगा, कितना रह जाएगा, नहीं 50 न्यूटन था, मान लो 50, तो 5 से डिवाइड कर दिया, कितने न्यूटन रह गया, 10 न्यूटन रह गया। 50, हाँ 60 था, चलो 60 था, और ऐसे मीडियम में रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो अब चार्ज पर नेट फोर्स क्या रह जाएगा, 12 रह जाएगा। ठीक है? अब देखो खास बात समझना, ये दो चार्ज मैंने रखे और इनके बीच में फोर्स 60 था, मतलब द फोर्स ऑन अ चार्ज वाज 60, और मीडियम में रखे तो फोर्स 5 से डिवाइड होके नेट फोर्स हो गया 12। फिर ये चार्ज फेंक दिए और दूसरे दो चार्ज लेके आए जिनके बीच में फोर्स पहले से
वैक्यूम में लग रहा था 100। इन दो चार्जेस को उसी मीडियम में प्लेस किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी अभी 5 लिखा था, तो इसमें अब नेट फोर्स का वैल्यू एक चार्ज पे 100/5 कितना हो गया? 20। इसका मतलब है कि जो मीडियम का परमिटिविटी है वो चेंज नहीं हो रहा। तुम पहला चार्ज लाओगे तो उस पर नेट फोर्स को भी डिवाइडेड बाय 5 कर दे रहा है, और दूसरा लाए तो भी डिवाइड। ऐसे नहीं है कि पहला चार्ज छोटा था तो कम इफेक्ट बनाया, बड़ा था तो ज्यादा इफेक्ट बनाया, वो सेम नंबर से ही डिवाइड कर रहा है, बार बार सेम नंबर से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि परमिटिविटी जो आ गया या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आ गया वो हर बार फोर्स को उसी के से डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो बेसिक हमें कहानी थोड़ी बहुत पता चल गई है। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट एक सवाल पूछता हूं। जैसे कि दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2 और इनके बीच का गैप R है, सेपरेशन R, और ये वैक्यूम है यहां चारों तरफ सब पूरा। तो हमने लिखा फोर्स ऑन Q2 बाय Q1 इज इन वैक्यूम इज, मान लो F, ये F मान लिया है। फिर मैंने दोनों चार्ज ले लिए Q1 और Q2, यहां पे मीडियम रख दिया। इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, चारों तरफ मीडियम है, ऐसा नहीं कि बीच में मीडियम नहीं है, पूरा सराउंडिंग मीडियम है, विच इज द केस टू यूज द फॉर्मूला ऑफ K। ठीक है, तो अब हमने लिखा फोर्स ऑन Q2 बाय Q1 इन मीडियम। तो बोलो हेलो F बाय K, ऐसा? हाँ, क्योंकि एक क्लास मैंने डेमो में लिया तो मैंने बताया कि यहां पे पंगा है, ये ट्रिक सवाल है, तो आपको भावनाओं में बहना नहीं, थोड़ा रुको। अब देखो सवाल में समझना, पहली लाइन में क्या लिखा? फोर्स ऑन Q2 बाय Q1 इन वैक्यूम इज F। वैक्यूम में Q2 पर कौन फोर्स लगाएगा और कोई क्यों नहीं लगा रहा? कोई और है ही नहीं, एक्सक्यूज मी सर, Q1 है, Q1 ही लगा देगा। तो वैक्यूम पे Q1 ने Q2 को फोर्स लगाया F, डिस्टेंस R है, चार्ज Q1 Q2। जब मैंने सराउंडिंग मीडियम में दोनों चार्ज को रखा, और देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या पूछा, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1 इन द मीडियम, तो आपने कहा F बाय K कर दो। लेकिन सवाल ट्रिक है, सवाल में क्या ट्रिक है? मैं पूछ रहा हूं फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। अच्छा बताओ, मीडियम में रखने पर उस चार्ज Q2 पर कौन कौन फोर्स लगा सकता है? पहले तो वैक्यूम था तो Q2 पर Q1 ही लगाता था, अब कौन लगा सकता है? Q1 तो लगा ही सकता है, और कौन लगा सकता है? भाई कोई जादू नहीं हो रहा है। जब आप मीडियम में रख रहे हैं तो मीडियम भी डिसाइड करेगा कि मैं भी लगाऊंगा फोर्स, भाई मैं भी आगे सराउंडिंग में, आई कैन ऑल्सो अप्लाई फोर्स, करेक्ट? तो Q1 कितना लगा रहा है? Q1 जितना लगा रहा था उतना ही क्यों लगाएगा? प्रिंसिपल ऑफ इसको सुपरपोजिशन। क्या कहते थे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, उसमें साफ साफ सीखा कि एक चार्ज का दूसरे चार्ज पर फोर्स दूसरे तीसरे चौथे चार्जेस पर डिपेंड। तो Q1 ने जो फोर्स लगाया Q2 पे, मीडियम और आ गया, तो तुम क्या बोलोगे? मीडियम आ गया तो मीडियम भी लगाएगा, Q1 क्यों बदलेगा? समझ गए क्या? जैसे Q2 और रख दिया तुमने, जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 और रख दिया, तो अब बताओ Q1 कितना लगाएगा? Q1 तो जो लगा रहा था वही लगाएगा, Q3 और आ गया तो Q3 भी लगाएगा, तो मीडियम में आ गए तो मीडियम भी लगाएगा। इसलिए नेट फोर्स तो चेंज होगा, लेकिन Q1 का फोर्स ऑन Q2 शुड नॉट चेंज बिकॉज ऑफ द मीडियम। समझ में आया क्या? अगर ये पिक्चर समझ में आ गई तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे आपको थोड़ा भरोसा और बढ़ गया होगा कि भाई हाँ ये तो था ही, हम तो पढ़ ही चुके कि दो का फोर्स नहीं बदलना चाहिए। तो मैंने देखिए इसलिए लिखा है, ये क्या लिखा? फोर्स ऑन Q2, क्या नेट लिखा क्या? तो आपको ये पता चल गया कि अगर K से डिवाइड कर रहे थे अभी, तो वो क्या कर रहे थे? मजाक कर रहे थे? वो जरूर नेट फोर्स की बात कर रहे थे, क्योंकि Q2 पर Q1 का फोर्स चेंज नहीं हो रहा। लेकिन हम अगर Q2 पर नेट फोर्स देखें, हम नेट फोर्स कौन लगाएगा? तो आपको दोनों में ये याद रखना, क्या लिखना है? नेट फोर्स ऑन Q2 इज पहले वाला जो वैक्यूम वाला फोर्स था, यानी कि इसका जो फॉर्मूला, वैक्यूम वाले का फॉर्मूला क्या बना था? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय, लेकिन इसका फॉर्मूला बन गया 1/4πε0 K।
Q1 Q2 by R स्क्वायर। प्लीज इससे कंफ्यूज नहीं होना कि सर अभी के तो आप पहले ऊपर लिखते थे, कूलम्स कांस्टेंट बोलते थे उसको, 9 × 10 का पावर 9, अभी के नीचे आ गया। ये के इज डिफरेंट फ्रॉम दैट के, ये के इज कॉल्ड, और ये कहां पर ही बैठेगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हुआ वो F/K हो गया। लेकिन नेट फोर्स में किसका किसका फोर्स होता है? तो मैंने लिखा फोर्स बाय मीडियम प्लस फोर्स बाय चार्ज Q1। दो ही लोग तो फोर्स लगा रहे, समझ गए क्या? लेकिन इस फोर्स का वैल्यू F/K हो गया। चार्ज Q1 कितना लगाएगा? वो कितना लगाएगा? वो F ही लगाता रहेगा, लेकिन टोटल फोर्स F/K हो गया, समझ गए क्या? तो फिर मीडियम ने कितना फोर्स लगाया वो कैसे निकालें? F/K माइनस F। थोड़ा जो क्या हुआ, समझ गए क्या? कुछ आवाज सी आई अजीब सी। अच्छा, मुझे लगा उधर से कोई बोला। F/K माइनस है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूं, आप मुझे सोच के बताना क्या हो रहा है। हेलो हाँ जी, केटी सर। हाँ जी। अरे आवाज अभी जाने लगी, अभी इसके पहले नहीं जा रही थी आपकी आवाज। मेरी अरे आवाज वो नहीं जा रही थी अब तक। पता नहीं माइक में आपके गड़बड़ है। मेरे माइक में। ये माइक फेंक दीजिए, दूसरा लीजिए। हेलो हाँ, दूसरे माइक से आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही। हेलो इससे आ रही है। अब हेलो हेलो। हाँ, अब आ रही है। इसके पहले नहीं जा रही नहीं थी, आ रही। चिल्लाया मैंने। नहीं, हेलो नहीं आ रही। हेलो। आ रही है। प्रॉब्लम कहाँ पर है ये बताइए। अब बहुत कम आ रही है बुर्दा। हेलो। अब आ रही है, हाँ। तो ऐसे चिल्लाएंगे तो गला निकल कर बाहर आ जाएगा बच्चों का। हेलो। बहुत कम, बहुत कम। आपका एक माइक गड़बड़ है, उसको हेलो। हाँ उसको ऐसे ऊपर से छोड़िए जमीन की तरफ। आवाज नहीं आ रही है। सर हमारी आ रही। हाँ देखो इधर आयुष भट्ट की आ रही है। आपके माइक में गड़बड़ है, उसमें थोड़ा वो डलवाओ ना बैटरी। नहीं है, नमक कम है आपके माइक में। बुर्दा बाकी जो बच्चे जैसे इंडिविजुअली बैठ के क्लास कर रहे हैं ना, वो उनकी आवाज क्लियर आ रही है, और यहाँ पे स्पीकर में बड़ी अच्छी आवाज आ रही है। गाना गाओ बेटा। सचमुच गाने लगेगा। नहीं भाई नहीं, आयुष रुक जाओ। प्रनील तुम ऑफलाइन आते हो क्या? आता है? ये सर अरे दो आज दिन आया, अभी ना एग्जाम है कल करके, आज नहीं आया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। यस सर। ये भी फायदा है, घर बैठे क्लास हो सकती। चलिए, तो क्या, अच्छा हाँ मैं एग्जांपल बोल रहा था। मान लो फिर से वही एग्जांपल बोल रहे, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। दो चार्ज को वैक्यूम में रखा, 60 न्यूटन फोर्स लग रहा था। उसको उड़ा के एक ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। अब नेट फोर्स ऑन अ चार्ज क्या हो गया? नहीं, नेट फोर्स, हाँ 60/5 बोल रहे, कितना हो गया? 12 न्यूटन। यानी पहले 60 न्यूटन था, अभी बदल के 12 हो गया। चार्ज Q1 कितना लगा रहा है? वो 60 लगा रहा है, तो हमको 12 क्यों दिख रहा है? तो मीडियम कितना लगा रहा है? हेलो। 60 में से हमको 12 दिख रहा है, और चार्ज Q1 से पूछ रहे तुम कितना, वो बोल रहा है मैं तो 60 लगा रहा हूं, तो हमको तो 12 दिख रहा है, तो कहां गया एक बार फोर्स? रिपीट करिए। आप बोल रहे हैं मीडियम लगा रहा, 60 में कितना ऐड करें कि 12 रह जाए? हेलो। -48। यानी मीडियम का फोर्स हमेशा अपोजिट होगा, करेक्ट है क्या? क्योंकि नेट वैल्यू को हमेशा कम कर, इसमें वैल्यू रख के देखते हैं। देखो मैंने बोला टोटल इनिशियली फोर्स कितना लग रहा था? 60, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो 60/5 ये हो गया 12 माइनस 60 कितना हुआ? -48 दिखा गया इसमें। ऐसे भी सोचेंगे तो आंसर निकाल सकते हैं, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। ऐसे भी सोचेंगे तो आंसर आ जाएगा, फॉर्मूले में रखेंगे तो भी आ जाएगा। ऐसा डिस्कशन है नहीं, मतलब कैपेसिटर के चैप्टर में छोटा सा डिस्कशन इसका आता है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझ लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इंडिविजुअल को अलग से। हाँ जी,
सर बोकारो सेंटर से कुछ बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं, आवाज नहीं कह रहे हैं आ पा रही है आपकी। हाँ, अभी ठीक क्योंकि है बोकारो से? वो हम बाकी बच्चों की आवाज आ रही है मेरे को, यानी इधर से मामला ठीक है, बोकारो सेंटर से कुछ कनेक्शन में कमी है, या तो स्पीकर सर, आवाज का आ उसमें रही है? माइक में कम है आवाज। ठीक है सर, मतलब इधर तुम्हारी भी आ रही हेलो, है और सर। बाकी दूसरे जो इंडिविजुअल बच्चे हैं उनकी भी क्लियर आ रही है। हेलो सर, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। हाँ, लेकिन कम आ रही है। हेलो बोकारो से आवाज जो आ रही है वो थोड़ा कम आ रही है, वॉल्यूम बहुत ही कम आ रहा है। सर रिपीट कर दीजिए इसे। हाँ रिपीट, देखो आयुष की आवाज ठीक आई। सर, अब आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है लेकिन कम आ रही है, मतलब वॉल्यूम इज कम, थोड़ा बढ़ाओ वॉल्यूम। यस सर। हाँ, तो ये दोबारा पूछ रहे हैं एग्जाम्पल की 60, तो बदल देता हूं नंबर। अगर मैंने दो चार्ज लिए और एक चार्ज का दूसरे चार्ज पर जो वैक्यूम में फोर्स है वो मान लो 80 न्यूटन है, 80 न्यूटन, और उनको दोनों चार्ज को सेम सेपरेशन के साथ एक ऐसे मीडियम में डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, 4, तो चार्ज में पहले 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, अब नेट फोर्स ऑन अ चार्ज क्या हो जाएगा? तो आपको देखो नेट फोर्स, ये बहुत स्पेशल सवाल था। ऐसे नहीं कहना सर हम हमेशा लिख देंगे इक्वल रहेगा, सवाल देख लो क्या लिखा है, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, ये बहुत स्पेसिफिक बात। अगर पूछा था फाइंड फोर्स ऑन Q2 F बाई के, किसी ऑब्जेक्ट का FBD बना रहे मीडियम में, F बाई के, क्योंकि FBD बनाते हुए हम इंडिविजुअल फोर्स नहीं लेते, हम सबका कलेक्टिव रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स देखेंगे, मीडियम मिला के ही देखेंगे। समझ गए क्या? तो हम हमेशा ही F बाई के लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। ये फिर हमने पढ़ा क्यों? जिससे कि हमारी समझ क्लियर रहे कि यहां कोई जादू नहीं हो रहा मीडियम में रखने पर। मीडियम में रखने पर मीडियम अलग से फोर्स लगाने लग रहा है, इसलिए फोर्स का इफेक्टिव वैल्यू चेंज हो गया। चार्ज की ताकत कम नहीं होती, मीडियम उसकी ताकत को इफेक्टिवली कम कर, तो मीडियम की ताकत से लड़के इफेक्टिव ताकत कम हो जा रही। करेक्ट है? तो अगर मैंने बोला कि 80 न्यूटन पहले था, अभी 20 न्यूटन है, तो मीडियम कितना लगा रहा होगा? -60, 80 में 20 रह गया, तो मीडियम कितना खा गया? तो मीडियम हमेशा अपोजिट फोर्स लगा रहा है। क्यों लगा रहा है उसको देख लो जरा 2 मिनट में ही। चलो ये एक क्वेश्चन है, चलो या मैं ऐसे करता हूं, यहां पे लिख देता हूं मीडियम exerts a force on a charge due to polarization of its atoms. पोलराइजेशन, कोई बोले तो मीडियम ने फोर्स क्यों लगाया, तो क्या शब्द ही पकड़ना है? पोलराइजेशन हो जाता है। अब कोई पूछे तो पोलराइजेशन क्या होता है, उसको सुन लो जरा सा, कि मीडियम में एक चार्ज पॉजिटिव रखा है, तो वैसे आपको आइडिया होगा कि हमने 2 तरह के ऑब्जेक्ट देखे दुनिया में। एक होते हैं मेटल या कंडक्टर्स। कंडक्टर वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन वाला नहीं है ये नॉन मेटल है, पानी है, समझ गए? नॉन मेटल है, तो उसमें क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो नॉर्मली किसी एटम को, अभी मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था, फर्स्ट क्लास में, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में होते हैं, ऐसा हमने स्ट्रक्चर देखा। उसके सामने जैसे ही पॉजिटिव चार्ज का मटेरियल लेके आओगे, तो पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, लेकिन ये नॉन मेटल है, कंडक्टर है, इसका इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो ऑर्बिट छोड़ के इस पे जा नहीं सकता, लेकिन अट्रैक्ट तो हो ही सकता है। तो ये एटम ऐसे डिस्टॉर्ट हो जाता है, समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऐसे खींचेगा तो क्लाउड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव वाला, और न्यूक्लियस को ऐसे धक्का दे देगा तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहां, न्यूक्लियस का सेंटर वहां। समझ गए क्या? तो इलोंगेटेड एटम हो गया, एक साइड नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन आ गया, एक साइड पॉजिटिव। ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव सेपरेटेड इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, उनको कहते हैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। पॉजिटिव चार्ज का पोल है, तो मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल वाले, और इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं चार्ज क्यू और माइनस क्यू वाले। तो ये डाइपोल बन गया।
ऐसे ही मीडियम का हर एटम डाइपोल बन जाएगा तो क्या बोल देंगे, मीडियम का पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन से क्या होता है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो चारों तरफ जो एटम बैठे थे वो इस तरीके से एलोंगेट हो गए। फ्लावर नहीं बना रहे हैं, फायर है ये। नेगेटिव चार्ज सराउंडिंग में आ गया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है। हाँ, ये फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर ऑफ एटम। पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ फर्स्ट लेयर ऑफ एटम ऐसे चारों तरफ से घेरेगी तो प्लस चार्ज के साथ में कैसा चार्ज विसिनिटी पे इकट्ठा हो गया है, नेगेटिव। तुम कहोगे जितना नेगेटिव हो उतना पॉजिटिव भी तो है, हाँ, लेकिन सेकेंड लेयर ऑफ एटम का भी क्या होने लगेगा, पोलराइजेशन होगा। अब सेकेंड लेयर में भी नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर होगा, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर होगा, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर होगा, नेगेटिव इधर होगा पॉजिटिव इधर होगा। तो आप देखो सेकेंड लेयर का नेगेटिव फर्स्ट लेयर के पॉजिटिव के साथ इफेक्टिवली ओवरलैप कर गया तो ये आपस में कैंसिल जैसे हो जाएंगे। तो देखो प्लस के चारों तरफ कैसा आया और फिर सेकेंड लेयर न्यूट्रल हो गया और फिर थर्ड लेयर भी इसी तरह से, इसका नेगेटिव अगले लेयर के, इसका पॉजिटिव अगले लेयर के नेगेटिव से, फिर उसका नेगेटिव अगले लेयर के पॉजिटिव से। कुछ समझे क्या, मतलब उल्टा बोल दिया। ये सारे बीच के लेयर समझ लो न्यूट्रल हो गए और मीडियम कहां तक फैला हुआ है, इंफिनिटी तक। तो आखिरी लेयर कहां जा रही है, लेकिन इंफिनिटी में जो चार्ज होते हैं उसका कोई इफेक्ट, क्योंकि बहुत दूर चले गए तो उनका इफेक्ट नहीं है, तो आखिरी लेयर का कोई इफेक्ट नहीं है। तो क्यू के चारों तरफ कैसा लेयर है, एक नेगेटिव चार्ज का लेयर है। ये नहीं कहा कि क्यू के सामने माइनस क्यू है, ये क्यू है और ये कुछ नेगेटिव है, ठीक है। अब सामने इसको मैंने Q1 लिखा था, इसको मैं Q2 लिखता हूं। तो Q1 Q2 को फोर्स लगा रहा है F। तो Q1 के चारों तरफ जो नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ है वो इसको कैसा फोर्स लगाएगा, जो मीडियम में अपीयर हुआ वो इसको रिपेल कर रहा है। तो ये मीडियम वाला चार्ज जो अपीयर हुआ वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो नेट फोर्स को घटा देगा कि बढ़ा देगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इसके चारों तरफ कैसा चार्ज आता, तो हम जो भी कर लें अपोजिट चार्ज ही आएगा। तो जो भी फोर्स हम लगा लें उसका अपोजिट फोर्स ही बनेगा, समझ गए क्या। तो अपोजिट फोर्स ही मीडियम का ऐड होगा तो नेट फोर्स हमेशा, इसलिए के का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि एफ बाई के कर रहे हैं ना और फोर्स हमेशा घट रहा है। के का वैल्यू ऑलवेज 1 किसके लिए है, वैक्यूम के लिए, और बाकी लोगों के लिए किसी के लिए 2 होगा, किसी के 3 होगा, 3.5, तो कुछ भी हो सकता है, नंबर दिया रहेगा सवाल में वही लेना है, ठीक। अच्छा, के हो गया, के का वैल्यू इंफिनिटी बोलना है। हाँ बुर्दा, क्या कह रहे हैं, आवाज आ रही है? हेलो सर, आवाज आ रही है? आवाज बहुत नहीं के बराबर आ रही है, स्पीकर से बोलिए, सॉरी माइक से, स्पीकर से तो सुनते हैं। हाँ, तो आइडिया लग गया। हाँ, किसी को जाना तो नहीं है, ठीक है। कोई कहता है कि भाई क्यों हुआ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन किसको कहते हैं, एटम अपने आप थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव आ जाता है, उसी को बोल रहे हैं पोलराइजेशन। और एटम को फिर क्या बोलते हैं, एटम का पोलराइजेशन होने के बाद वो क्या बन जाता है, डाइपोल बन जाता है। तो किसी भी मीडियम में चारों तरफ डाइपोल घेर लेंगे तो डाइपोल अपनी फील्ड बना के उसको नेट फील्ड को डिक्रीज करेंगे। इसलिए डाइपोल एक इंपॉर्टेंट चीज बन के आएगा, क्योंकि हर मीडियम में ऐसे डाइपोल बनेंगे। तो हमारे सिलेबस में है डाइपोल, तो इसका फील्ड अलग से मैं सिखाऊंगा आपको, डाइपोल अलग से पढ़ाऊंगा। ये हालांकि मैं इस अभी नहीं किया मैंने, वैसे आपको याद होगा लास्ट ईयर जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करता तो मैं चैप्टर को 3 हिस्सों में जरूर ब्रेक करता था, इस बार नहीं किया ना मैंने। हाँ, तो इसमें भी 3 हिस्से ही हैं। पहले हिस्से में हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, सेकंड पार्ट में हम पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, तीसरा पार्ट है डाइपोल का। 3 हिस्से हैं इस चैप्टर के भी। कौन कौन से, फील्ड फोर्स, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फोर्स पढ़ रहे हैं, फिर हम फील्ड पढ़ेंगे। अभी तो फोर्स की बात हो रही है ना, कौन सा वाला, कूलम्स लॉ वाला, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, ठीक है। फटाफट थोड़ा 1-2 स्लाइड और आगे चलते हैं। एक सवाल, हाँ ये वाला सवाल देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
नेट फोर्स ही पूछा है, ये ट्रिक सवाल नहीं है, नेट फोर्स ही पूछा भाई। अरे जरा आप बोले थे बराबर रहता है, वो किसके लिए बोला? अगर बोलता Q1 कितना फोर्स लगा रहा तभी बोलना है, समझ गए क्या? ये नेट फोर्स बोला है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये नॉर्मल सवाल ही पूछ रहे हैं। अगर नेट नहीं भी लिखा होता तो नेट ही निकालना होता है, इंडिविजुअल तब निकालना होता है जब इंडिविजुअल पूछा जाए, वरना नेट ही निकालना होता फोर्स, समझ गए क्या? तो नॉर्मली आपका आंसर डिक्रीजेस ही आएगा, इसमें क्या आएगा? नहीं, नॉट ऑलवेज। मैंने आपको एक चीज और बोली, आप एक चीज में तो आप भूल जा रहे हैं, देखो ध्यान से। हाँ जी, हाँ ये देखिए पकड़ लिया। ये क्या बोल रहे हैं कि ये स्लैब रखी है, और हम शुरुआत से क्या बोल रहे हैं? मीडियम सा। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, दो थॉट प्रोसेस अलग दुनिया में चल रहे हैं। कई बुक्स में आपको ऐसी स्लैब के सवाल में सराउंडिंग वाले आंसर आएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप के से डिवाइड करते हैं ये आंसर तभी वैलिड है जब पूरा हो, आधा अधूरे में के से डिवाइड नहीं होगा। तो डिक्रीजेस वाला आंसर तो इमीडिएटली उसमें लिखना ही होता है जिसमें कंप्लीटली सराउंडेड हो, लेकिन यहां पे नहीं है, तो यहां हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेक करते कैसे, मुझे बताओ। इस मीडियम में पोलराइजेशन होगा कि नहीं होगा? होगा, लेकिन सामने तो होगा, पीछे भी हो जाएगा क्या? पीछे क्यों नहीं होगा? तो है ही नहीं, तो कहां से हो जाएगा? यही तो एटम है। तो यहां पे कैसा चार्ज अपीयर होना चाहिए इस सरफेस पे? नेगेटिव। इधर कैसा सरफेस? पॉजिटिव लिख दिया, करेक्ट। ये पूरा बीच का जो स्लैब है ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल ही है, लेकिन इसके एटम ऐसे डिस्टॉर्ट हो गए, इस तरफ नेगेटिव नेगेटिव आ गए। ये वैसा ही केस है जैसा एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया, तुमने किया क्या, कि किसी ने मैसेज किया कि सर आप बोलते हैं कि ये ऐसा रगड़ा हमने स्केल को बालों में और फिर कागज चिपकने लगे, तो कागज तो मेटल नहीं है, तो उसमें तो इंडक्शन हम बोलते हैं ना। ये स्केल है, पॉजिटिवली चार्ज मान लो। यहां पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो तुमने बोला पॉजिटिव चार्ज, इसको कैसा फोर्स लगाएगा? आपने बोला न्यूट्रल पर भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है, याद आया क्या? क्योंकि यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, यहाँ पे कैसा आ गया, तो ये कैसे आए सर? ये तो कागज सा, कागज पे तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, कागज पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन कागज में एटम तो होते हैं, तो एटम डिस्टॉर्ट हो सकते हैं। तो एटम ऐसे किसमें बन जाते हैं? डाइपोल में। और यहां पे कैसे वाला लेयर क्रिएट हो जाता है डाइपोल का? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर चला जाता है। अगर इस कागज को टच करोगे तो इसका इलेक्ट्रॉन बह के तुम्हारे फिंगर में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन केवल यहां पे साइड में उसने बैठा दिया है कि भाई अट्रैक्शन से तुम उसको देखो, बस। समझ गए क्या? वो अपनी फील्ड उसको छोड़ के, ऑर्बिट को छोड़ के बाहर नहीं जा रहा है, वो बस बैठा हुआ है, तो अट्रैक्शन तो हो ही जाएगा ना। समझ गए क्या? तो वैसे ही यहां पे है, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑब्जेक्ट को टच करने से भी ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसमिट, हालांकि Q1 चार्ज इस इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, लेकिन इसके सरफेस पे ही बैठे रहेंगे और ये वाले भी पॉजिटिव चार्ज। तो पूरा ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। मैंने मान लो यहां पे इसको चार्ज -Q मान लिया, तो ये वाला चार्ज +Q हो गया, क्योंकि बीच का ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। अब मुझे बताओ, अगर Q1 ने -Q2 पे वैक्यूम में फोर्स लगाया, फोर्स ऑन Q2 by Q1 in vacuum is मान लो F, वैक्यूम में, तो बताओ मुझे स्लैब लगाने के बाद Q1 Q2 पर कितना फोर्स लगाएगा? अब आपका आंसर सही है, F लगाएगा। मैंने क्या पूछा? Q1 Q2 पर कितना लगाएगा? तो आपको स्लैब की चिंता, क्योंकि इंडिविजुअल फोर्स पूछेंगे तो वो चेंज, लेकिन क्या स्लैब लगाने पर केवल Q1 ही इस -Q2 पर फोर्स लगाएगा? नहीं, तो और कौन लगाएगा? तो आप कहेंगे स्लैब में जो चार्जेस आ गए वो भी लगाएंगे, तो इस चार्ज पर अब कितने फोर्सेस लगने चाहिए? आपको कितने बीच में चार्ज दिख रहे हैं? तो वो भी अपना अपना लगाएंगे, तो कितने हो गए टोटल? एक ने लगाए Q1 ने। तो अब मैं बोल रहा हूं कि नेट फोर्स निकालूं
तो आपको ये लिखना चाहिए कि एक तो फोर्स लगा रहा होगा Q1 और दूसरा लगा रहा होगा -Q और तीसरा लगा रहा होगा। अच्छा बताओ, ये जो +Q वाला चार्ज है इस -Q को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल? तो इस फोर्स को मैंने अट्रैक्शन फोर्स लिख दिया। अच्छा, ये वाला Q1 चार्ज है, ये जो फोर्स पहले F लगा रहा था वो अट्रैक्टिव फोर्स था कि रिपल्सिव? तो ये भी F लगा रहा है, मतलब इस पे ये चार्ज पर ऐसे है, इस पे एक फोर्स F लग रहा था पहले से, अभी भी लग रहा है, साथ ही साथ एक अट्रैक्टिव फोर्स और आ गया इस +Q की वजह से, और एक रिपल्सिव फोर्स भी आएगा इस माइनस की वजह से, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस हो गए ना। तो एक रिपल्सिव फोर्स है, उसको मैंने -FR लिख दिया। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि अट्रैक्शन के साथ ये अट्रैक्शन है और ये रिपल्शन है, जो सेम डायरेक्शन में उसमें। अट्रैक्शन और रिपल्शन में कौन सा फोर्स बड़ा है छोटा है, कुछ बता? अट्रैक्शन क्यों बड़ा होता है क्या? अट्रैक्शन समझ गए क्या? ये सराउंडिंग नहीं है, ये स्लैब है, और स्लैब का कौन सा एंड पास में है? पॉजिटिव एंड पास में है, तो अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा कि रिपल्शन? तो अगर मैं लिख दूं FA इज ग्रेटर देन FR, तो जो नंबर ऐड कर रहे हैं वो बड़ा है और जो माइनस कर रहे हैं छोटा, तो नेट नंबर बढ़ गया कि कम हो गया? बोलो बोलो बोलो। तो नेट वैल्यू इंक्रीज हो गई। क्या हमारे लॉजिकल स्टेप में ये आंसर तुरंत आ रहा था? पहले आंसर क्या आ रहा था? K से डिवाइड करो, डिक्रीज आ रहा था कि नहीं? समझ गए क्या? आसान सवाल नहीं है, बहुत ट्रिकी सवाल है। हाँ, ये आवाज सही आई। चलो, तो ये बात ठीक है, इंक्रीज हो गया, इंक्रीजेस। ये होमवर्क है। इस देखो, ट्रिक तभी लगाना जब इंडिविजुअल फोर्स की बात हो। अभी जैसे किसी दो चार्जेस को मीडियम के अंदर डाल दे और फिर एक चार्ज पर फोर्स पूछे तो इंडिविजुअल नहीं पूछा, तो क्या करना है? K से डिवाइड कर देना। समझ गए? तो चालाकी लगे तभी चालाकी लगाना, जबरदस्ती हर सवाल में इंडिविजुअल इंडिविजुअल नहीं बोलना है। नॉर्मली K से डिवाइड होगा, जो आप सोच रहे हैं वैसे ही होता है, कंप्लीटली डुबोने में। बहुत सिंपल सवाल है, एक बार ट्राई करना। आज के लिए इतना ही। टाइम टेबल बनाओ, नेक्स्ट टाइम से पूरा टाइम टेबल बनाओ भाई। सर बोलो भाई। सर करण। इस साल रिकॉर्डिंग का फंक्शन नहीं है क्या? एक मिनट। हाँ सर इस साल रिकॉर्डिंग का फंक्शन नहीं है क्या? एक मिनट, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, एक मिनट मैं पास आता हूँ। किससे आती है आवाज? हाँ बोलो भाई। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ सर इस साल रिकॉर्डिंग का फंक्शन है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। सर तो हमें मिलेगी नहीं क्या? मिलेगी, लेकिन वो पोर्टल में ही मिलेगी। लॉगिन बना हुआ आपका? सर उसमें तो सर 11th का ही आ रहा है सर, 12th का तो आता ही नहीं है। क्या करना है? 3.F और फिर स्विच क्लास। किसके ऊपर? अच्छा ये बताओ करण, तुम उसमें हो क्या, व्हाट्सएप ग्रुप में? यस सर। तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे हम लोग, कैसे वो होगा, है ना? तो वहां से देख लेना किस ग्रुप में हो, KT 1, 2, 3 किस में? सर 1 में। ठीक है, उसमें भेजता हूं मैं, है ना? थैंक यू सर। ऑल राइट।